आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे 24 मिनट में 24 बड़ी खबरों का और शुरुआत करते हैं ओडिशा के बौद्ध में एक अनोखी शादी की तस्वीर के साथ। यहाँ दूल्हा घोड़ी या कार से नहीं बल्कि जेसीबी पर चढ़कर बारात लेकर आया, जिसके बाद से ये अनोखी शादी खूब चर्चा में है। तोड़फोड़ या खुदाई में उपयोग होने वाली जेसीबी में सवार होकर जब दूल्हा विवाह स्थल पर पहुंचा तो दुल्हन पक्ष के लोग भी नजारा देखकर हैरान हो गए। जेसीबी मशीन को फूलों से सजाया गया था बकायदा। ढोल नगाड़े और डीजे की ताल पर नाचती गाती बारात दुल्हन के घर पर पहुंची थी और वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि दूल्हा फूलों से सजी जेसीबी मशीन में चढ़कर जा रहा है। इस दौरान ढोल नगाड़े डीजे बज रहे हैं। दूल्हा जेसीबी में सवार होकर निकला तो देखने वालों की भीड़ भी लग गई। दूल्हा जेसीबी से बारात लेकर मैरिज हॉल तक पहुंचा और दूल्हे को जेसीबी में देखकर दुल्हन पक्ष के लोग भी चौंक गए कि आखिरकार ये कौन सा तरीका है। आमतौर पर बग्गी में बारात चढ़ती है, लेकिन ये दूल्हा जेसीबी पर अपनी बारात लेकर आया है और अनोखे ढंग से जेसीबी को सजाया गया है और पहुंचा है अपनी दुल्हन के दर पर। बिहार के जहानाबाद की सदर अस्पताल से एक विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर एक निर्दयी मां ने अपनी ममता को दरकिनार कर अपने जिगर के टुकड़े नवजात को बाथरूम में फेंक दिया और भाग गई। नवजात की किस्मत अच्छी थी कि टॉयलेट के कमोड में भी फ्लश करने के बाद वो आधा डूबी हुई थी। नवजात की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना की जानकारी जब लोगों को हुई तो लोग बरसने लगे उस महिला के ऊपर जो कि फरार हो चुकी थी। एक शख्स बाथरूम जाने के लिए दरअसल पहुंचा तो बाथरूम का दरवाजा अंदर से काफी देर से बंद था। दरवाजा खुलने पर देखा कि एक महिला बाथरूम के अंदर से तेजी से निकलकर भाग रही है। सदर अस्पताल के बाथरूम के अंदर का जो नजारा था वो विचलित कर देने वाला था। उसके बाद तो पूरे जिले में खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बच्चे के साथ निर्दयी बनी मां की पहचान अब तक हो नहीं पाई, लेकिन मामला सदर अस्पताल का है। इस दिल को दिला देने वाली घटना को देखने के बाद हर कोई यही सोच रहा है कि माँ तो कभी कुमाता नहीं होती, इतनी निर्दयी नहीं होती, फिर ये माँ इतनी निर्दयी और कुमाता कैसे हो गई। उसकी मजबूरियाँ या हालात जो भी कुछ रहे हों, लेकिन इस तरीके से अपने ही बच्चे की हत्या कर देना लोग इसे एक बड़ा पाप मान रहे हैं। सरकार भले ही कई निर्देश दे कि पुलिस आम लोगों के साथ विनम्रता से पेश आए, पुलिस पब्लिक फ्रेंडली रहे, लेकिन जब एक थानेदार ही थाने पहुंचे किसी शख्स को अपशब्द बोलते हुए अभद्र व्यवहार करे तो क्या कहा जाए। जमुई जिले की में एक ऐसा वीडियो सामने आया जहां पर सरकार के दावे और बदल रही पुलिस के भ्रम को तोड़ देता है। जमुई में सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई पुलिस की कथनी करनी को लेकर सवाल दाग रहा है। वायरल हो रहा वीडियो झाझा थाना परिसर का है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले वर्दी पहने थानेदार राजेश शरण थाना पहुंचे किसी शख्स को किस तरह धमका रहे हैं। वायरल वीडियो में झाझा थाना अध्यक्ष साफ कहते दिख रहे हैं कि टेररिस्ट बनाना तो हम लोगों का काम है, इस सेकंड में बना देंगे। इसके बाद वीडियो में यह भी दिख रहा है कि अपनी कुर्सी पर से उठकर किस तरह थानाध्यक्ष वर्दी का धौंस दिखाते हुए थाना आए शख्स को धमकाते नजर आते हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 2 से 3 दिन पुराना है, जबकि इस मामले को लेकर बुलाने पर कुछ शिक्षक साझा थाना पहुंचे थे। इनके 3 दिन देर से आने पर थाना अध्यक्ष भड़क उठे और फिर भला बुरा कहने लगे। थाने आए शख्स ने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन तब वर्दी वाले थानेदार साहब धौंस दिखाते हुए कहते हैं कि टेररिस्ट बनाना हम लोगों के लिए बाएं हाथ का काम है। कर्नाटक चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध का संकल्प लगा रखा है और इसके लिए दावा किया गया कि पीएफआई की तरह बजरंग दल भी कट्टरवाद को बढ़ावा देता है। कांग्रेस नेताओं को हनुमान भक्तों में भाईचारा बांटने वाले लोग नजर आते हैं। धार्मिक मान्यताओं में कर्नाटक को ही बजरंग बली की स्थली माना जाता है। जब उसी जमीन से इस तरह का ऐलान हुआ तो पीएम मोदी भी खुद को आगे आकर रोक नहीं पाए, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। देखिए, कांग्रेस ने कर्नाटक फतह के लिए घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन निशाने पर श्री राम भक्तों को ले लिया। इसके लिए विपक्षी दल ने भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले पीएफआई का पैमाना रखा। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए ऐलान किया कि सत्ता में आने पर कर्नाटक में कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाले हर संगठन पर बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल ने बजरंग दल और पीएफआई को एक स्तर पर रखा। कांग्रेस ने चुनावी दांव चला कि जिस तरह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया, उसी तरह सरकार बनते ही बजरंग दल को भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। पीएफआई वो संगठन है जिसने खुलेआम हत्या की है। सीएए विरोध की आड़ में दिल्ली दंगा कराया, जो खुलेआम भारत को तालिबान की तरह इस्लामिक स्टेट बनाने का दम भरता था। वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल एक धार्मिक संगठन है
जिसका उद्देश्य हिंदुत्व को बढ़ाने के साथ धर्म का प्रचार करना है। एनसीपी के शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। एक चिट्ठी जारी कर शरद पवार ने कहा कि अब वो चाहते हैं कि नेतृत्व नए हाथों में हो। शरद पवार भले ही कुछ ना कह रहे हो, लेकिन पार्टी से लेकर परिवार के अंदर तक की खींचतान ने ये संदेश तो दे दिया कि शरद पवार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि शरद पवार का ये फैसला महाराष्ट्र में जैसे सियासी भूचाल की आहट तो नहीं। अब पार्टी किसके हाथ में होगी, बेटी या भतीजे के हाथ? इन सवालों के जवाब भी मिलने बेहद जरूरी है, क्योंकि 2024 से पहले शरद पवार का ये अहम फैसला सियासत में हलचल पैदा करेगा। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगले 15 दिन में महाराष्ट्र की सियासत में 2 बड़े विस्फोट होंगे और उनके स्टेटमेंट के ठीक 16वें दिन शरद पवार ने कहा कि वो एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं। इस दौरान कई कार्यकर्ता भावुक होते रहे, लेकिन शरद पवार अपने स्टेटमेंट पर कायम रहे। इसी लेटर के साथ शरद पवार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि अब नई पीढ़ी नेतृत्व करे। खास तौर पर गौर करने वाली बात है कि कुछ महीनों पहले दिल्ली में हुए एनसीपी के अधिवेशन में अगले 5 साल के लिए शरद पवार को एनसीपी का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन तब उन्होंने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए थे। लेकिन बीते 1 महीने से महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा था वो बहुत बड़े संकेत देता है। सुप्रिया सुले दूसरी बार सांसद हैं, शरद पवार की बेटी हैं, तो अजीत पवार की महत्वाकांक्षाएं भी काफी बड़ी हैं। अब देखना होगा कि एनसीपी का अगला बॉस कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।